नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के चौथे अध्याय यानी चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका को बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी में कहानी की तरह समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि साथियों आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि आपके फर्स्ट चैप्टर से संस्कृत में कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकंड चैप्टर से हम आपको बताए थे कि 6 नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं और चैप्टर थर्ड से भी आपकी परीक्षा में लगभग 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि आपने पिछले 3 वीडियो में, जो हमारा पिछला 3 वीडियो था फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें 4 6 10 10 6 16 नंबर की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग चौथे अध्याय को पढ़ेंगे और इस चौथे अध्याय से, ठीक है, यह आपका चैप्टर है, ठीक है, और यह आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 16 नंबर का तैयारी आपको अच्छी तरीके से हो चुकी है। आज चौथे चैप्टर से आपकी परीक्षा में लगभग 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से लगभग 3 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव देखने को आपको परीक्षा में मिलेंगे। यह केवल हम अनुमान बता रहे हैं, ऐसा हर बार पूछा जाता है, ठीक है। 3 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव, और 1 सब्जेक्टिव 2 नंबर का होता है, तो हो गए ना 5 नंबर, ठीक है। यानी यह भी जोड़ लिया जाए तो 16 5 कितना हो जाता है, 16 4 4 20 और 21 नंबर का आज आप लोग तैयारी, 100 में से 21 नंबर का तैयारी आप लोग आज की वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी ने पिछले वीडियो में हमें काफ़ी प्यार दिया, हमें काफ़ी अच्छा लगा। उसी से उत्साहित होकर हम अगला यह वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको कोई भी किसी भी प्रश्न को लेकर के किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथियों, देखिए कि हमारे पास यह 2024 की बोर्ड परीक्षा का यह प्रश्न है, ठीक है, और आप सभी तो 2025 के परीक्षार्थी हैं। तो इसमें आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपकी परीक्षा में यहाँ से 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं। कौन कौन सा प्रश्न है, तो एक, कंपन राय का समय क्या था। तो कंपन राय का समय देखिए 94 नंबर प्रश्न है। कंपन राय का समय 14वीं सदी है, ठीक है, अभी हम बताते चलेंगे आपको। और अगला 95 नंबर प्रश्न था, सामंजस्य यानम पुरुष है डैश डैश च चलती, यानी कि समाज की गाड़ी पुरुष और किसके सहयोग से चलती है, तो नारी भी ऑप्शन डी में है। समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से चलती है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न में यह है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं, तो लगभग 40 कवित्रियां हैं, ठीक है, और उन 40 कवित्रियों के 150 स्फुट पद जो होते हैं ना, इधर उधर मिलते हैं। ये तो 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। और आप यहाँ पे सब्जेक्टिव में देख सकते हैं, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं। नंबर प्रश्न है कि संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदानों का वर्णन करें। तभी हम पंडिता क्षमा राव के बारे में भी आपको बताएंगे कि एक विदुषी थी, ठीक है, जिन्होंने अपने पिता के ऊपर शंकर चरित्रम की, मतलब उनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित, और इन्होंने अपने पिता के ऊपर एक किताब लिखा था शंकर चरित्रम के नाम से। तो अभी हम आपको लाइन बाय लाइन तरीके से, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में बोर्ड पे लिखते हुए समझाते चलेंगे। और आप लोग को चैप्टर 4 से आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और आपको कहीं भी दिक्कत आपकी परीक्षा में होने वाला नहीं है, ठीक है। आपके पास साथियों बुक होगा संस्कृत का, और बुक का यह चतुर्थ पाठ है, चौथा अध्याय है संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है। चलिए, तो आपके पास बुक हो तो निकाल भी सकते हैं, अन्यथा आप मोबाइल पर देखें, हम आपको हिंदी में ही सब समझाएंगे और सब आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि जो समाज की गाड़ी है ना, जो हम लोग का समाज है, यहाँ पे मुख्यतः रूप से संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं का चर्चा किया जा रहा है। यानी कि संस्कृत साहित्य की कौन कौन सी लेखिकाएं हैं, स्त्रियां कौन कौन सी हैं जो संस्कृत साहित्य के मंत्रों को लिखी हैं, संस्कृत साहित्यों को लिखी हैं, ठीक है। यहाँ पे पुरुषों का कोई चर्चा नहीं है, केवल स्त्रियों का चर्चा है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो समाज है ना, हम लोग का जिस प्रकार से जो समाज है, इस समाज की जो गाड़ी है, यानी समाज की गाड़ी का कहने का मतलब यह कोई कार का नाम नहीं,
जिसे आप ऐसे ऐसे करके ड्राइव कर सकते हैं या ऐसे करसे करसे राइड राइड कर सकते हैं, यानी चला सकते हैं। तो जो समाज की गाड़ी, यानी समाज हमारा आगे कैसे बढ़ता है, तो समाज की गाड़ी जो होता है ना, वह नारी और समाज की गाड़ी नारी और पुरुष के सहयोग से चलता है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जब लड़कों का जन्म होता है, उनमें लड़कियों का जन्म भी होता है, लड़कों का जन्म होता है, बड़े होते हैं, शादी विवाह होता है, फिर जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप फिर बच्चों का जन्म होता है। तो वे समाज को हमारा क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कोई सैनिक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। तो ऐसे हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो यह बोल जा रहा है कि जो समाज की गाड़ी है ना, वह नारी और पुरुष दोनों के सहयोग से चलती है। ठीक है, एक अनुपस्थित रहेगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, और वैदिक युग की भी बात की जाए, यानी बहुत पहले के युग की बात की जाए, तो इसी नारी और पुरुष को हम लोग ऋषि और ऋषिकाएं भी बोलते हैं। यानी कि जो पुरुष है उनको ऋषि और जो स्त्रियां हैं वह साधु का रूप लिए साध्वी या ऋषिकाएं बोलते हैं। तो ऋषियों ने भी बहुत सारे मंत्रों की चर्चा की, जैसे कि आप सभी ने महर्षि वेदव्यास जी का नाम सुना होगा। ठीक है, पाणिनि जी का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे ऋषि हैं, महर्षि हैं, जिन्होंने बहुत सारे मंत्रों की रचना की है। ठीक है, तो वैसे ही जो ऋषि भी थे और ऋषिकाएं भी थी ना, वह मंत्रों की दोनों रचना किए हैं। जैसे कि अगर आप वेदों के बारे में जानते हो, तो एक वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है, इसमें ऋषिकाएं जो है ना, वो 24 ऋषिकाएं हैं। 24 ऋषिकाएं जो स्त्री हैं, क्या है, स्त्री हैं। ठीक है, इन्होंने 24 स्त्रिकाएं मिल करके ऋग्वेद में जो मंत्र है ना उसकी रचना की। पुरुष भी थे लेकिन स्त्रियों की संख्या इसमें कितनी थी, 24। एक और वेद है अर्थवेद के नाम से, आप उसे जानते होंगे। ठीक है, अथर्ववेद। और इस अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं जो है ना, वो मंत्र दृष्टा के रूप में, यानी कि मंत्रों की रचना पुरुषों के साथ मिल करके की है। जैसे कि यमी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है और वगाम्बरिणी है। ठीक है, चलिए साथियों, उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको देखने को मिलता है कि आपकी किताब में एक जगह लिखा है बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद, इस बृहदारण्यकोपनिषद में बताया गया है कि एगो याज्ञवल्क्य नाम के एक राजा थे। कौन थे भैया, याज्ञवल्क्य नाम के एक राजा थे। और इनकी पत्नी का क्या नाम था, इनकी पत्नी जी का नाम था मैत्रेयी। क्या नाम था, मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य नाम के एक राजा थे और इनकी पत्नी का नाम था मैत्रेयी। और यह अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे, तो ये अपनी पत्नी मैत्रेयी को यह किसकी शिक्षा देते थे, आत्म तत्व की। किसकी, आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। और यहाँ से इस बार की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न रह सकता है कि बृहदारण्यकोपनिषद में बताया गया है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जो थी ना, अच्छा एक और बात, यह मैत्रेयी थी ना, यह दार्शनिक रुचि की थी। किस रुचि की थी, दार्शनिक रुचि की। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की थी। और इन्हें जो याज्ञवल्क्य है ना, शिक्षा दिया करते थे। किस चीज का शिक्षा दिया करते थे, आत्म तत्व का शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, और इसी में भी यह भी लिखा गया है कि जनक का नाम सुने हैं, राजा जनक। ये जब सभा में बैठते थे ना, तो जनक की सभा में एगो स्त्री थी, वाचकन्वी। देखिएगा ना, कुछ बातों को बोला जाता है। तो जनक की सभा में एक वाचकन्वी बैठती थी जिनका क्या नाम था, गार्गी। ठीक है, जनक की सभा में एक वाचकन्वी बैठती थी जिनका नाम क्या था, गार्गी नाम था। ठीक है, चलिए, और आपको आगे आपको यह बताया जाता है कि जो लौकिक संस्कृत साहित्य है ना, लौकिक संस्कृत साहित्य, इसमें अभी जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री हैं, कवित्री स्त्रियां, ठीक है, कवित्री हैं। और उन 40 कवित्रियों के कितने पद हैं, 150 स्फुट पद। कितने पद, 150 स्फुट पद इधर उधर देखने को हमको मिलते हैं। और जो कि 2024 की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न था।
ठीक है, कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 ऋषिकाओं 40 कवित्रियों के 150 पद हमको स्फुटपद इधर उधर देखने को मिलते हैं। उन 150 पदों में जो इन 40 ऋषिकाएं हैं ना, इन 40 ऋषिकाओं में एक ऋषिका थी, ठीक है, जिनका नाम था विजयांका। थोड़ा आप शब्द मिला लीजिएगा, ठीक है। इनका नाम था क्या, विजयांका। और एगो दांडी नाम के व्यक्ति थे। पहले इसके बारे में जान लीजिए कि दांडी नाम के जो व्यक्ति थे ना, विजयांका को दांडी ने बोला है सर्व शुक्ला, भैया सर्व शुक्ला सरस्वती, ठीक है, विजयांका थी। और इनकी इन 40 कवित्रियों में जिनके 150 पद इधर उधर देखने को मिलते हैं, उन 40 कवित्रियों में एक विजयांका थी। और विजयांका को दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। तो किसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है, विजयांका को किसने सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा है, दांडी ने कहा है, ठीक है। और इन विजयांका को ना हम लोग प्रथम कल्पा के नाम से भी जानते हैं। प्रथम कल्पा, नीले कमल की सम्मान, किसके सम्मान, नीले कमल की सम्मान। विजयांका एक प्रथम कल्पा है तथा यह नीले कमल की सम्मान है। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, विजयांका को, ठीक है। यानी दांडी ने, जो दांडी नाम के व्यक्ति जो है ना, वह इन्हें विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहते हैं। इन्हें प्रथम कल्पा भी कहा गया है, नीले कमल की सम्मान भी कहा गया है। और यह विजयांका जो है ना, विजयांका जी यह किस वर्ण की हैं, तो श्याम वर्ण की है। किस वर्ण की, श्याम वर्ण की। जब विजयांका नाम के बारे में जैसे ही पता चला, अरे विजयांका ही, इसको दांडी जी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कह दिया, इन्हें प्रथम कल्पा के नाम से भी जाना गया, नीले कमल की सम्मान भी यही है, और यह श्याम वर्ण की थी, ठीक है। आखिर भैया है कौन, लोगों के दो चार को होता है, सब पूछने लगता है के ह, ठीक है, ऐसे से पूछने लगा, ठीक है। तो इनके बारे में जब पता लगाया गया ना, विजयांका के बारे में, तो कई विद्वान लोग थे, उन्होंने बोला कि एगो चंद्रादित्य नाम के एक राजा है। कौन है भैया, चंद्रादित्य नाम के एक राजा हैं। इन्हीं की एक रानी है, क्या नाम है, रानी, यानी इनकी एक पत्नी है जिसका नाम क्या है, विजय भट्टारिका। क्या नाम है, विजय भट्टारिका। यह विजय भट्टारिका है ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विजयांका बोलते हैं। चंद्रादित्य नाम के एक राजा हैं, इन्हीं के पत्नी है, रानी है विजय भट्टारिका। इन्हीं विजय भट्टारिका हम लोग किस नाम से जानते हैं, विजयांका के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या आप इतना आसान भाषा में समझ चुके हैं, रुकिए अभी बोर्ड इरेज कर देते हैं, ठीक है। और साथियों आप लोग यह जरूर याद रखिएगा, ठीक है, विजयांका के बारे में। और इसमें एक और है, ठीक है, पंडिता क्षमा राव जी, यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग में प्रश्न हर बार तो बन ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस जितना भी समझाए हैं इसको थोड़ा दिमाग में आप लोग रखिएगा। वैसे तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चर्चा होगी तो हम आपको सब बताते चलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर यह बताया जाता है कि जिस प्रकार विजयांका है ना, उन्हीं की तरह शीला भट्टारिका भी हैं, देव कुमारिका है, राम भद्राम्बा हैं। ऐसे भी दक्षिण भारत की लेखिकाएं हैं, ठीक है। कौन कौन, दक्षिण भारत, लिखवा नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं, देखिए महत्वपूर्ण उतना नहीं है लेकिन याद रखिएगा। दक्षिण भारत की लेखिकाएं हैं शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्राम्बा। इनके द्वारा भी जो लिखा गया है लेख है ना, कविता जो है इनका काफ़ी प्रसिद्ध है। एगो विजयनगर का नाम सुने हैं, विजयनगर के राजा थे, ठीक है। वहाँ पे जो लोग थे ना विजयनगर में, संस्कृत भाषा में थोड़ा पढ़ने लिखने में क्या थे, उत्तम थे। और वहाँ पे बहुत सारे संस्कृत के उत्तम उत्तम रचनाकार भी हुए हैं। कहाँ पे, विजयनगर में। यहाँ से प्रश्न उतना नहीं आता है। फिर यहाँ पर देखिए कि 14वीं सदी में कंपन राय की रानी एगो कंपन राय थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14वीं, और यह ना प्रश्न आया था 2024 में, 14वीं सदी में कंपन राय
कंपन राय की रानी, 14वीं सदी में कंपन राय की रानी, इनकी रानी का नाम था गंगा देवी। 14वीं सदी में कंपन राय की रानी गंगा देवी ने, ठीक है, गंगा देवी ने एक किताब लिखा था, ठीक है, किस पर? ये अपने पति कंपन राय के ऊपर ही लिखा था इन्होंने, मधुरा विजयम नाम का। इनके विजय घटना से आश्रय लेकर के कंपन राय के एक विजय घटना हुआ था, ठीक है, ये विजय घटना से आश्रय लेकर के 14वीं सदी में गंगा देवी ने एक किताब लिखा था। उस किताब का क्या नाम था? मधुरा विजयम। क्या नाम था? मधुरा विजयम, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि अच्युत राय के बारे में, जो 16वीं सदी के क्या थे? राजा थे, ठीक है। उन्होंने, यहाँ पर भी यह देख लीजिए, 16वीं सदी की बात है, 16वीं सदी की बात है। एगो अच्युत राय नाम के एक राजा थे, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था तिरुमलांबा। क्या नाम था? तिरुमलांबा। अच्युत राय एक राजा थे और इनकी पत्नी का क्या नाम था? तिरुमलांबा। यह प्रश्न उतने महत्वपूर्ण नहीं है, कभी कभी इनका सदी पूछ लिया जाता है, या यहाँ से कौन सा इन्होंने किताब लिखा है, एक बार देख सकते हैं आप लोग कि 16वीं सदी में अच्युत राय की रानी थी, जिनका क्या नाम था? तिरुमलांबा, और इन्होंने एक किताब लिखा था, ठीक है, वरदाम्बिका पर ने। इनके चंपू काव्य से एक चंपू काव्य इन्होंने लिखा था। किसने? तिरुमलांबा ने। नाम था, क्या था? वरदाम्बिका परिणय। वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय नाम का एक इन्होंने किताब लिखा था, ठीक है। और आप यहाँ पर अब आइए सबसे महत्वपूर्ण में, कि पंडिता छमाराव के बारे में। इतना ही जितना महत्वपूर्ण नहीं है ना, उतना ये वाला है, ठीक है। पंडिता छमाराव लड़के का नाम है, लेकिन यहाँ पे पंडिता लगा हुआ है। यह भी एक क्या है? स्त्री है। कौन है? स्त्री। पंडिता छमाराव नाम की एक स्त्री है। इनका कार्यकाल बोला जाए तो 1890 से लेकर के 1953 तक, ठीक है। इनके पंडिता छमाराव के जो पिताजी है ना, उनका नाम है शंकर पांडुरंग पंडित। शंकर पांडुरंग पंडित। और ये अपने पिता के जीवन चरित्र पर, किस पर जी? जीवन चरित्र पर इन्होंने एक किताब लिखा है, जिसका क्या नाम है? शंकर चरित्र। पंडिता छमाराव का कार्यकाल 1890 से 1953 तक, ठीक है, ये जीवित रहे। इन्होंने अपने पिता, जिनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित, और शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन पर, उनके जीवन के बारे में एक इन्होंने किताब लिखा, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने? शंकर चरित्रम। यह प्रश्न पूछा गया है, और यह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, किससे? गांधी दर्शन, यह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, ठीक है, इत्यादि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर बहुत सारे, जैसे कि आपको हम बता दे रहे हैं कि यह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के पंडिता छमाराव ने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि गद्य पद की इन्होंने रचना की, ठीक है। और लेखक कार्य में इस समय बोल रहे हैं, वर्तमान समय में पूछा जाता है कि वर्तमान समय की लेखिकाएं कौन हैं, तो पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र जो है ना, वह आधुनिक युग की कुछ कवित्रियां हैं, ठीक है। बस इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज आप लोग लगभग में 21 नंबर का तैयारी कर चुके, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में और सारे अंकों की तैयारी आप जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, हम लोग जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।